बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा टॉपिक है कॉस्ट शीट, जो कि आपका टीवाई बीकॉम का 5th सेम है, मुंबई यूनिवर्सिटी से है ये। और इसके ऊपर ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट हमने बना दिया है। देखो ऊपर आई बटन आएगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट शीट के, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो कॉस्ट शीट का इंट्रोडक्शन में हमने प्रोफोमा पूरा ड्रॉ किया था। तो किस तरह से आप कॉस्ट शीट का प्रोफोमा ड्रॉ करें, एंट्रियां क्या होगी, कौन सी एंट्री एक्सक्लूड करनी है कॉस्ट शीट में, जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं वो कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं होते, तो वो एक्सक्लूड क्या क्या करना है, सारे एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे आपको। तो वो वीडियो भी जरूर वॉच करें। आज जो हम कॉस्ट शीट करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन के साथ हम सॉल्यूशन भी करेंगे, तो प्लीज पूरा वीडियो एंड तक देखें, तो फिर आपको क्लियरली कॉस्ट शीट का आइडिया मिल जाएगा। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट अवर सम। सम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार वापस से परफॉर्मा दिखा दूं कि कॉस्ट शीट का टोटल परफॉर्मा किस तरह से होता है, फिर उसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे। तो आपको कॉस्ट शीट का परफॉर्मा दिखा दूं। तो बच्चों ये देखो कॉस्ट शीट का प्रोफोमा है जो इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने लिया था। इसका वीडियो मैंने पहले का, उसको अच्छे से देखें तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन पार्ट बनता है। कॉस्ट पर यूनिट, अगर क्वेश्चन में क्वांटिटी दिया होता तो कॉस्ट पर यूनिट कॉलम भी बनेगा, वरना ये कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोफोमा और अच्छी तरह से समझने के लिए प्लीज हमारा पहला वीडियो वॉच करें। तो अब चलते हैं क्वेश्चन और आंसर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 आपके स्क्रीन पे, द फॉलोइंग पर्टिकुलर हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ मैसर सोहन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपको। और कभी कभी इस क्वेश्चन के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट भी आते हैं, तो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट भी लिया हुआ है। और लास्ट में लिखा है प्रिपेयर डिटेल कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। अब सम स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको हेडिंग, एक्सपेंसेस के हेडिंग याद होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको कॉस्ट शीट का पूरा प्रोफॉर्मा बाय हार्ट होना चाहिए। तो कॉस्ट शीट का अगर प्रोफॉर्मा आपको याद हो तो पहली एंट्री हमेशा आती थी डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये 5 चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो उसी तरह से आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब पहले हम क्वेश्चन को टिक मार्क कर लेंगे कि ये रिस्पेक्टिव एंट्री कहाँ कहाँ जाएगी। तो रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग कहाँ लिखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल में। तो अब पेंसिल वगैरह है तो उससे आप आपके क्वेश्चन में टिक मार्क कर सकते हैं। तो वहां पे आप लिखे डायरेक्ट मटेरियल। फिर क्लोजिंग स्टॉक भी डायरेक्ट मटेरियल में जाता है, लेस करते हैं तो इसको भी लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। रॉ मटेरियल परचेज ये भी डायरेक्ट मटेरियल में जाता है। सैलरी ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है, तो वो ये शॉर्टकट में आप लिखते जाएं। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस वर्ड ही है, तो इसकी भी हेडिंग है हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस की। कैरेज, यहाँ पे खाली कैरेज लिखा है तो वी हैव टू अज्यूम दैट इट इज अ कैरेज इनवर्ड। और कैरेज इनवर्ड यानी कच्चा माल से रिलेट करता है, रॉ मटेरियल से रिलेट करता है। तो ये ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है हमारा। रॉ मटेरियल जो आप परचेस करते हो तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप ट्रांसफर करते हो, तो वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को कैरेज कहा जाता है। इट में बी कैरेज, इट में बी फ्रेट। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो वी हैव टू ऑलवेज अज्यूम इट इज अ इनवर्ड। तो ये चले जाएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है, तो डीएम लिख देते हैं। डिस्काउंट अलाउड ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा है, तो यहाँ पे लिखते हैं एसडी। रिपेयर्स टू मशीनरी, मशीनरी बच्चों कहाँ इस्तेमाल होती है, फैक्ट्री में, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड चले गया। रेंट, फैक्ट्री का स्पेसिफिकेशन दिया तो अपने लिए हेडेक ही नहीं, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस है अपना। ऑफिस रेंट ये भी स्पेसिफाई कर दिया, इट इज एन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये हम नौकरों को, अपने एम्प्लॉय को ट्रैवलिंग का पास वगैरह देते हैं, ट्रेन बस का, तो ये हमारा ऑफिशियल खर्चा है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लिखते हैं। सेल्समैन सैलरी, तो ये कौन से कैटेगरी में आया बच्चों, गुड्स बेचने का खर्चा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट वेजेस ये तो खुद एक वर्ड है डायरेक्ट वेजेस। हाँ कभी कभी बच्चों डायरेक्ट वेजेस के जगह प्रोडक्टिव वेजेस भी आता है, तो बोथ आर वन एंड द सेम। ये डायरेक्ट वेजेस में जाएगा प्राइम कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये भी याद रखें बच्चों, फॉर्मेट प्राइम कॉस्ट के ऊपर 3 एंट्री है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये प्राइम कॉस्ट के ऊपर वाली एंट्री है। देन डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, अगेन मशीनरी कहाँ इस्तेमाल होती है बच्चों, फैक्ट्री में, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है।
एफ लिखते हैं। डेप्रीशिएशन ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर बेसिकली ऑफिस वगैरह में यूज होता है, तो ये भी हमारा ओवरहेड्स कहाँ का हो गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। देन डायरेक्टर फीस, ये भी ऑफिस में बैठ के काम करते हैं डायरेक्टर्स हमारे बिजनेस के, तो ये भी चलेगा आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में। पावर, हैवी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ इस्तेमाल होती है, तो ये इस्तेमाल होती है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स है। इलेक्ट्रिसिटी, ये नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी है जो ऑफिस में यूज होती है, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। मैनेजर सैलरी, यहाँ पे भी देखो बहुत बार बाइफिकेशन होता है, यहाँ पे आप एडजस्टमेंट देखेंगे तो इस पर डिटेल दिया हुआ है। बेसिकली तो ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव भी जाता है, मगर एक एडजस्टमेंट है, वो एंड में देखते हैं, बताता हूँ मैं आपको। फिर डेप्रीशिएट ऑन डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन यानी गुड्स जब हम माल बेचने जाते हैं, सोल्ड करने जाते हैं, तो आपको डिलीवरी करनी पड़ती है गुड्स की घर घर में या पर्टिकुलर जगहों पे, तो वो डिलीवरी वैन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा आएगा डेप्रीशिएशन आपका। लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, ये आपका फिक्स एसेट है, और ये फिक्स एसेट कहाँ इस्तेमाल होता है बच्चों, वंस अगेन फैक्ट्री के अंदर, तो ये फैक्ट्री एक्सपेंस है, फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे। ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस, गुड्स बेचने का खर्चा, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो बच्चों इस तरह से पूरा बाइफिकेशन करके लिखें तो आपके लिए सम बहुत आसान होगा, तो यही मार्किंग आपको याद रहेगी, तो हम सम में इसको फटाफट एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट उन्होंने बोला आउट ऑफ 48 आवर्स इन अ वीक, मैनेजर डिवोट्स 40 आवर्स फॉर फैक्ट्री एंड 8 आवर्स फॉर ऑफिस पर वीक फॉर द होल ईयर। तो सिंपल वे में यानी ये बंदा जो मैनेजर है हमारा, इसको 60,000 सैलरी दी हमने, इसके बारे में बात कर रहा है वो, कि भाई मैनेजर दो जगह काम कर रहा है, फैक्ट्री में भी काम कर रहा है और ऑफिस में भी काम कर रहा है, और 48 आवर्स काम कर रहा है, तो 40 घंटा फैक्ट्री में देता है और 8 घंटा वो ऑफिस में देता है, तो पूरा साल का हिसाब किताब समझ लो बच्चों ये। तो इसका आप सिंपल वे में क्या कर दे, रेशियो निकाल दे, तो 40 और 8 का अगर रेशियो निकाल दे, इट कम्स टू 5:1, है ना, 8 5 जा 40, तो रेशियो क्या बना 5:1। तो ये जो मैनेजर है बंदा, ये फैक्ट्री में 5 के हिसाब से काम कर रहा है और ऑफिस में 1 के हिसाब से काम कर रहा है, तो ये 60,000 में आपको बाइफिकेशन करना है 5:1 में। 5 वाला सैलरी जाएगा फैक्ट्री में और 1 वाला सैलरी जाएगा ऑफिस में, तो इस चीज को भी ध्यान देना। फिर एडजस्टमेंट 2 बोलता है कि द मैनेजमेंट हैज फिक्स्ड द सेलिंग प्राइस एट 110% ऑफ कॉस्ट, यानी आपका जो लास्ट में जो सेल्स होता है, एंड में अल्टीमेट आंसर आता है सेल्स, उसका सेलिंग प्राइस है 110% ऑफ द कॉस्ट, यानी कॉस्ट जो आएगा आपका बनाने का खर्चा जो है, एंड में सेकेंड लास्ट एंट्री आती है आपकी, तो कॉस्ट जो होगा वो 100% होगा, सेलिंग प्राइस 110% है, इसका मतलब है आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये भी सम के टाइम आपको एंड में याद रखना पड़ेगा, इसको ध्यान से समझना आपको। वापस से बोल रहा हूं, सेलिंग प्राइस उन्हें 110 रखा है, यानी कॉस्ट का 110, तो कॉस्ट ऑब्वियसली हमेशा वो फिक्स रहता है, 100% ही रहता है, तो कॉस्ट अगर 100% है और सेलिंग प्राइस अगर 110% है, यानी आपका प्रॉफिट मार्जिन जो बचता है वो रहेगा आपका 10%, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, इसको किस तरह सम में सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन ऑलवेज मैंने बोला आपको 1.5 से 2 पेज का सोल्यूशन बनेगा, 2 पेज में ड्रॉ कर दे, हेडिंग लिख दे इन द बुक्स ऑफ सोहन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। स्टेप एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, अमाउंट एंड अमाउंट। क्वेश्चन आपका पहला हमेशा एंट्री किससे स्टार्ट करना है आपको, डायरेक्ट मटेरियल से। तो आपके क्वेश्चन में जहां जहां आपने डीएम डीएम लिखा होगा तो वो सारी एंट्री आप यहां पास करेंगे। तो क्वेश्चन यहां ले लो, मैं स्क्रीन पे देखो, तो अब बच्चों खाली मुझे देखना है और एंट्री पास करनी है। तो पहला डीएम आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,35,000, तो डायरेक्ट यहां लिख लेते हैं 2,35,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक तो माइनस करते हैं, तो माइनस वाला हिस्सा हम बाद में करते हैं, जो पहले ऐड करना है वो कर लेते हैं। तो रॉ मटेरियल परचेज ये हम ऐड करते हैं, तो इसको ऐड कर देते हैं। फिर और डीएम देखना पड़ेगा, ये रहा कैरेज, तो ये कैरेज भी आपका क्या है, एक्सपेंस है, ओवरहेड्स है, यहाँ पे भी ऐड करेंगे इसको। अब और डीएम कहीं नहीं है, तो आप क्या कर देंगे, आप अपना क्लोजिंग स्टॉक लेके आएंगे जो आपको यहाँ माइनस करना है, ठीक है। तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और माइनस साइन यानी आपको ब्रैकेट में लिखना है। तो अब ये पूरा चारों कैलकुलेट कर लेते हैं और इनको हम बाहर लिखते हैं, दिस इज योर नेट मटेरियल कंज्यूम, यानी हमने 10,66,000 का मटेरियल कंज्यूम किया, इस्तेमाल किया, यानी और ये मेरा एक्सपेंस ओवरहेड्स आ गया। तो डायरेक्ट मटेरियल मुकम्मल हुआ, तो आपको डायरेक्ट मटेरियल के बाद हेडिंग याद आनी चाहिए आपका डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस की हेडिंग है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट वेजेस। तो पहले डायरेक्ट वेजेस आता है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, ये कोई भी आप लिख सकते हो, डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंस, में कोई ऑर्डर नहीं है।
तो पहले मैंने एक्चुअली डायरेक्ट वेजेस लिया, तो डायरेक्ट वेजेस लिख लेते हैं, और इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है इसलिए हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। बाइफिकेशन होगा, जैसे मटेरियल में बाइफिकेशन आया तो इनर कॉलम और फिर आउटर कॉलम, मगर डायरेक्ट वेजेस में कोई बाइफिकेशन नहीं, हमने बाहर लिखना है। फिर है डायरेक्ट एक्सपेंस 70,000, वो भी लिख लेते हैं, इसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं है। नाउ वी हैड कंप्लीटेड आवर फर्स्ट स्टेप, तो मेरा फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ, यानी प्राइम कॉस्ट ढूंढने का मेरा फर्स्ट स्टेप होता है। तो प्राइम कॉस्ट की तीनों एंट्री आ चुकी हैं, तो अब तीनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा प्राइम कॉस्ट, ए प्लस बी प्लस सी। ए 10 लाख, फिर 7, फिर 70, तो तीनों प्लस करेंगे तो आपका प्राइम कॉस्ट आया 18,36,000। तो आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ प्राइम कॉस्ट का। अब प्राइम कॉस्ट के बाद हम जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरफ, फिर उसके बाद ऑफिस, फिर उसके बाद सेलिंग, और उसके बाद सम एंड होगा। तो बच्चों ये ऑर्डर हमेशा बोलते रहे तो आपको याद होते रहेगा। तो अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते हैं इसको, वर्क ओवरहेड भी बोलते हैं, तो आपको जो चाहे आप लिख सकते हैं। तो हमने फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है, अब हम क्वेश्चन में जाएंगे और जितने एफ है वो यहां लिखेंगे। तो पहला एफ आता है आपका रिपेयर टू मशीनरी 53,000, और बहुत सारी एंट्री है एफ की, तो इनर कॉलम यूज करेंगे। देन नेक्स्ट एफ इज रेंट फॉर फैक्ट्री 15,000, वो भी लिख लेते हैं। फिर अगला एफ आ रहा है डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 35,500, वो लिख लेते हैं। देन योर नेक्स्ट एफ इज पावर 7,500, वो भी लिख लेते हैं। फिर अगला एफ आता है लूज टूल रिटर्न ऑफ 8,000, वो भी लिख लेते हैं। तो सारे एफ अभी मुकम्मल हो चुके हैं, मगर बच्चों मैनेजर सैलरी में एक एडजस्टमेंट था ना, मैं बताया था आपको 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पांचवा हिस्सा फैक्ट्री में काम कर रहा था और एक हिस्सा ऑफिस में काम कर रहा था। तो हम फैक्ट्री यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स बना रहे हैं, तो ये मैनेजर सैलरी को 60,000 5:6 के हिसाब से यहां बता देंगे। तो देखो यहाँ पे आया 5:1 आया था, यानी 5 + 1 6 बना, तो 5/6, तो ये 50,000 आपका आ गया फैक्ट्री में। और इसी तरह से जब हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बनाएंगे तो वहां पे भी लिखेंगे 1:6 के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, तो दैट कम्स टू 10,000। तो ये आपको ऑफिस में लिखना है, जब ऑफिस का एंट्री आएगी तब करेंगे। तो फिलहाल हमारी फैक्ट्री ओवरहेड की सारी एंट्री मुकम्मल हुई, तो अब ये सारे ओवरहेड्स को प्लस करके हम बाहर लिख लेते हैं, तो इट कम्स टू 1,69,000। अब हमारा आंसर का सेकेंड स्टेप आने वाला है वर्क कॉस्ट। वो कैसे आता है बच्चों, प्राइम कॉस्ट को फैक्ट्री ओवरहेड से प्लस करेंगे, तो इट कम्स टू 20,05,000। तो हमारा सेकेंड स्टेप हुआ सॉल्यूशन का, आंसर का। अब जाएंगे हम नेक्स्ट ओवरहेड में, जो फैक्ट्री के बाद क्या आता है बच्चों, अब आएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है। और बच्चों ये वर्क कॉस्ट याद रखे 20,05,000 है। तो अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट ओवरहेड्स है फैक्ट्री हो गया है, तो अब आएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो अब जितना भी आपने ओ लिखा होगा वो सारी एंट्री यहाँ पोस्ट करेंगे। पहला ओ आता है सैलरी 48, वो लिख लेते हैं। फिर ओ आता है रेंट, वो लिख लेते हैं इनर कॉलम में। फिर रेंट के बाद आता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, वो लिख लेते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बाद आता है ओ डिप्रीशिएशन ऑफ फर्नीचर 3,000। फिर है हमारा डायरेक्टर फीस 30,000, ये भी लिखना है। फिर है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1,500, ये भी लिख लें। मैनेजर सैलरी में बाइफिकेशन आया था, फिफ्थ रेशो वहां गया था फैक्ट्री में, तो 1 रेशो यहाँ पे आएगा ऑफिस में। तो 60,000 इंटू 1/6 करेंगे तो ये आ गया 10,000। तो इस तरह से सारे ऑफिस की एंट्री मुकम्मल हुई। तो बच्चे लिखना बहुत जरूरी है, लिखेंगे तो आपको सारी एंट्री अच्छे से पास कर सकते हैं, कोई भी अमाउंट स्किप नहीं होगा आपका। तो उसी ऑर्डर में पास करें। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा हुआ, इनको प्लस करके बाहर कर लेते हैं 1,16,000। इसको क्या करना है, आपके वर्क कॉस्ट से ऐड करना है। वर्क कॉस्ट कितना बोला था, 20,05,000 था, तो 20,05,000 में 1,16,000 ऐड करेंगे, तो आपका आंसर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे दोनों आंसर मैंने एक साथ लिखा है, इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है। वो अगर फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया होता तो आपको ये आंसर को 2 बार लिखना होता, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऐड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, फिर आपका आंसर आता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मगर यहाँ पे फिनिश गुड्स का ना ही ओपनिंग ना ही क्लोजिंग दिया है,
इसलिए ये आपके दोनों आंसर आपको एक साथ लिखने हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लिखना है इसी को, और इसी को लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वर्क कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड कर लेते हैं, तो आपका आंसर आता है 21,21,000। ठीक है, वर्क कॉस्ट कितना था? 20,05,000, उसमें 1,16,000 ऐड किए, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज कॉस्ट ऑफ सोल्ड आ चुका है 21,21,000। अब हमारा आखिरी ओवरहेड्स आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो आपने जहां जहां सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है वो एंट्री आप पास कर देते हैं। पहला आ रहा है आपका डिस्काउंट अलाउड 17,000, वो लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर एसडी आपने क्या लिखा है? सेल्समैन सैलरी 42,000, वो लिख लेते हैं। देन नेक्स्ट इज डेप्रिशिएशन ऑन डिलीवरी वैन, तो वो भी लिख लेते हैं 10,000। और लास्ट में था हमारा ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस 10,000, ये भी लिख लेते हैं। तो इस तरह से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और सारे सम हमारे कंप्लीट हो गए। तो अब लास्ट स्टेप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी टोटल करके बाहर कर देते हैं। इट कम्स टू 79,000। नाउ आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से ऐड कर देंगे, तो आपका आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, इट इज 22 लाख। ठीक है बच्चों, तो सारे ओवरहेड्स हमने प्लस करते करते आए। तो अब हमारा ये एक्चुअल कॉस्ट होता है गुड्स बनाने का, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये प्रोडक्ट बनाने में मुझे इतना खर्चा आया है। खर्चा आया एक अलग चीज है, अच्छी बात है, मगर अब इसे बेचना है, बट ऑब्वियसली आप इसको प्रॉफिट में ही बेचना चाहोगे। तो क्वेश्चन में आपको यहां दिया था कि भाई जो सेल्स है वो है 110% ऑफ द कॉस्ट, यानी कॉस्ट 100% हुआ और सेल्स हुआ 110। इसका मतलब यहीं पे समझ में आ रहा है कि भाई 10% जो है वो मेरा प्रॉफिट है। और मैंने परफॉर्म में बताया था प्रॉफिट हो तो ऐड करें, लॉस हो तो लेस करें। तो यहाँ पे प्रॉफिट है इसलिए ऐड करेंगे। अब सिंपल है भाई, 22 लाख का आपको 10% प्रॉफिट मिलेगा, दैट कम्स टू 2,20,000। तो 22 लाख का 10% आया 2,20,000। अब क्या करेंगे? लास्ट में दोनों को प्लस करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा? सेल्स, एंड इट कम्स टू 24,20,000। तो इस तरह से आपके पूरे सम मुकम्मल हुए। क्वेश्चन हटा देता हूं यहां से, तो आपको पूरा सोल्यूशन सामने नजर आ रहा है। एक बार रिवाइज कर दूं बच्चों, याद रखें, पहला आंसर आपका आता है प्राइम कॉस्ट, फिर वर्क कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर फिनिश गुड है तो बाइफिकेट करें, फिनिश गुड नहीं है तो आप दोनों हम नाम एक साथ लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर उसके अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड किया तो आपका आंसर है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये एक्चुअल आपका खर्चा है गुड्स बनाने का। फिर इसमें प्रॉफिट हो तो ऐड करें, लॉस हो तो लेस करें, आंसर आएगा सेल्स। तो पूरा सम आपका मुकम्मल हुआ। फॉर्मेट अच्छे से याद करें, और स्पेसिमेन अगर पूरा बाय हार्ड होगा तो आपका आंसर आपके लिए आसान हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन में शॉर्टकट में आप जो भी ओवरहेड्स हैं वो ओवरहेड्स के नाम शॉर्टकट में लिखे, जैसे हमने यहाँ लिखा था आज, डायरेक्ट मटेरियल के लिए डीएम लिखा था, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए एफ लिखा था, ऑफिस के लिए ओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एसडी। तो ऐसा शॉर्टकट में नाम लिखेंगे तो इससे क्या होगा, आपका कोई भी एंट्री स्किप नहीं होगी, आप पूरी एंट्री पास करोगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।